कोर्ट से एक फैसला आता है। फैसले में कहा जाता है कि आप अपनी पहली बीवी को 6 लाख रुपए एलुमनी दोगे और 6,000 रुपए गुजारा भत्ता दोगे महीने का। यहां पर जो पति था उसकी दूसरी शादी भी हो चुकी थी और दूसरी शादी के बाद उसे अपनी पहली बीवी का खर्चा उठाना यानी कि 6,000 रुपए महीने का भत्ता देना और 6 लाख रुपए जो एलुमनी के तौर पर तलाक के बाद दिया जाना था उसे ये महंगा लग रहा था। उसने सोचा कि अपनी बीवी को कैसे रास्ते से हटाया जाए। इधर वो चिकनी चुपड़ी बातें कर कर अपनी बीवी को पहाड़ों पर घुमाने ले जाता है। मौका पाकर अपनी पहली बीवी को उसी की चुन्नी से उसका गला घोंटकर खाई से नीचे फेंक देता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी खाई की तस्वीर है जब पति ने अपनी बीवी को पहाड़ों से नीचे धकेला था। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पर पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शैतानी खोपड़ी की में पति की उस वक्त मंशा क्या थी। लेकिन जब पति ऊपर से खड़े होकर नीचे देखता है उसे नजर आता है कि उसकी बीवी की लाश अब भी नीचे नजर आ रही है। आसपास के लोगों को ये भनक ना लगे, जो राहगीर है ये पता ना लगा पाए कि नीचे एक लड़की की लाश है, तो खाई में नीचे उतर जाता है खतरा मोड़ लेते हुए। जैसे जैसे नीचे उतरता है उसके दिमाग में प्लान बनता है कि अपनी बीवी की लाश को कुछ इस तरीके से छुपाना है कि किसी को इसकी भनक ना लगे। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। ये पत्थरों से अपनी बीवी की लाश को ढक देता है, ऊपर झाड़ी डाल देता है ताकि जितने भी राहगीर है जो ऊपर से जा रहे हैं अगर झांक कर भी नीचे देखें तो बीवी की लाश ना मिले। दरअसल ये पूरा मामला गाजियाबाद से है, लेकिन गाजियाबाद से एक पति अपनी बीवी को हरिद्वार घुमाने ले जाता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 39 साल की फैशन डिजाइनर है जो अलग अलग कपड़े बनाती हैं, ड्रेस डिजाइनर का काम करती हैं। 39 साल की मधु शर्मा। इनकी शादी हुई थी 2002 में अपने पति वीरेंद्र के साथ, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही पति और बीवी में झगड़ा हो जाता है। दोनों फैसला करते हैं कि वो अलग अलग रहेंगे। अब 2002 के बाद लगभग इनके बीच में अनबन चलती रही और 10 साल के बाद तलाक की भी जो कार्रवाई थी वो भी पूरी हो जाती है। अब इस बीच में जो वीरेंद्र है वो अपनी मधु से बातचीत करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मधु अब वीरेंद्र के पास जाना नहीं चाहती है। इधर जो कोर्ट का फैसला आता है उसमें कहा जाता है कि वीरेंद्र को 6 लाख रुपए और 6,000 रुपए महीने का गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ये तो रही एक बात, लेकिन ये सारी चीजें हो जाने के बाद 21 जनवरी 2025 को मधु अचानक से गायब हो जाती है। उसके परिवार वाले उसे ढूंढते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता कि उनकी बेटी कहाँ गई है। आसपास पता लगाने की कोशिश होती है लेकिन बेटी का कोई अता पता नहीं मिलता है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आती है। परिवार शक जताता है कि जो मधु का पहला पति है यानी वीरेंद्र वो इस पूरे गायब करने या हत्याकांड में शामिल है। लेकिन जब पुलिस किसी भी तरीके से वीरेंद्र तक पहुंचती तो वीरेंद्र ये जरूर कहता है कि मधु से उसका तलाक हो चुका है, अब पहले जैसी बातचीत नहीं रही है। अगर अभी मधु गुम हो गई है या लापता है तो इसके बारे में उसे कैसे पता होगा। वो उसकी पहली बीवी थी, अब वो उसके साथ नहीं रहता है, उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी है जहां पर अपनी नई बीवी के साथ रहता है और जिंदगी अच्छी चल रही है। लेकिन जो गाजियाबाद पुलिस थी उसने छानबीन शुरू की, टेक्निकल एविडेंस की मदद ली। पता लगा कि जो फोन कॉल जो थे उसमें मधु और वीरेंद्र के बीच में अक्सर बातचीत हुआ करती थी। ये जो सारी चीजें थी ये तलाक के बाद हो रही थी। यहाँ वीरेंद्र अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका था, जो मधु थी वो ड्रेस डिजाइनर का काम करती थी, लेकिन दोनों में अक्सर तलाक के बाद भी बातचीत हो रही थी। जब इसके बारे में और भी चीजें पता लगाने की कोशिश की गई कि दोनों का फोन कब कब और कहां कहां एक्टिव था, तो पता लगता है कि जो वीरेंद्र है उसने अपनी बीवी का जो फोन था दोनों एक ही गाड़ी के लोकेशन में एक ही टोल प्लाजा के पास हमेशा एक्टिव दिखाई दे रहे थे। दोनों का जो फोन एक्टिव था हरिद्वार के पास जाके एक्टिव था, दोनों साथ साथ ही दिखाई दे रहे थे। तब ऐसे में ये बोलना वीरेंद्र का कि मेरी बीवी कहाँ गुम हो गई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जो लास्ट कॉल था वो वीरेंद्र के साथ था। जो फोन कॉल की जो लोकेशन थी वो भी दोनों की साथ साथ दिखा रही थी। तब ऐसे में वीरेंद्र से जब सख्ती से पूछताछ की गई, पूछा गया पुलिसिया तरीके से, जो पुलिस पूछताछ करती है, तो वीरेंद्र पहले आनाकानी करता है, फिर वीरेंद्र अपना जबान खोलता है और धीरे धीरे हर एक वो चीज बताता है जो सामने खड़े पुलिस वालों के रोंगटे खड़े कर रही थी। दरअसल जो वीरेंद्र एक कहानी बताता है, कहानी के तहत वो ये बताता है कि वो गुस्से में था।
खफा था उस जजमेंट से, जिस जजमेंट में यह कहा गया कि बीवी को तलाक के बाद आपको देना पड़ेगा 6 लाख रुपए और महीने के गुजारा भत्ता के लिए देना पड़ेगा 6,000। यहां पर वीरेंद्र का यह कहना था कि उसकी नई शादी हो चुकी थी और नई शादी के बाद एक साथ जो उसकी नई जिंदगी, वहां पर खर्चे बढ़ चुके थे, जो उसकी पहली बीवी थी वहां पर भी उसे पैसे देने थे। ऐसे में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाए। तो वो प्लान बनाता है कि वो अपनी बीवी को रास्ते से हटा देगा। इसमें वो मदद लेता है, कई सारे सीरियल्स देखता है, उस सीरियल्स देखने के बाद वो प्लान बनाता है। प्लान के तहत वो एक बार फिर से अपनी पहली बीवी से फोन पर लगातार बातचीत करता है। ये समझना चाहता है कि उसकी बीवी की मंशा क्या है। लेकिन बीवी, जो पहली बीवी थी, जो मधु है, वो अक्सर वीरेंद्र से बातचीत तो करती थी, लेकिन जो एलुमनी के जो पैसे थे उस पर वो टस से मस नहीं हो रही थी। उसका ये कहना था कि देखो, तुमने तलाक तो दिया है और तलाक की वजह से एलुमनी के पैसे तो देने पड़ेंगे। यहां बातचीत ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ सही था। एक रोज वीरेंद्र फैसला करता है कि वो अपनी पहली बीवी को हरिद्वार घुमाने लेके जाएगा। अब वीरेंद्र घर भी पहुंच जाता है मधु वीरेंद्र के साथ बैठ भी जाती है। और ये जो कार आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वही स्विफ्ट कार है सफेद रंग की, जिस कार में बैठकर वीरेंद्र और मधु साथ में घूमने जाते हैं हरिद्वार। और इसमें साफ तौर पे कई सारे जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिए, इसमें दोनों एक चंडी मंदिर है, वहां पर जाते हुए नजर आते हैं। उस चंडी मंदिर का जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें दोनों दर्शन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि जो वीरेंद्र है उसने मधु का किडनैप किया है। यानी कि जो वीरेंद्र है वो अपनी मंशा पर पहले से काम करने के चक्कर में या हत्या करने से पहले दोनों एक साथ मंदिर में पूजा करते हैं। अब इसके बाद जैसे ही मंदिर में पूजा करने के बाद, माथा टेकने के बाद मधु कार में बैठती है और यहां पर वीरेंद्र का जो शैतानी खोपड़ी था उसके अंदर शैतानी चाल शुरू हो जाती है। वो उसे एक सुनसान जंगल के आसपास ले जाता है, वहां पर ले जाकर उसका गला घोट देता है। गला घोटने के बाद, जैसा कि उसने पहले से प्लान बनाया था, प्लान के मुताबिक वो बीवी की लाश को खाई से नीचे फेंक देता है। खाई से नीचे फेंकने के बाद सब कुछ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि वो नीचे उतरकर पत्थरों से उसे ढकने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि एक परफेक्ट क्राइम को मैंने अंजाम दिया है, पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकती है। लेकिन बावजूद इसके मंदिर में पूजा करने के बाद वो वापस अपने घर जाता है। यहाँ पर फ़ोन स्विच ऑफ भी कर देता है अपनी बीवी का, और फ़ोन इधर उधर फेंकने की उसकी जो कोशिश थी वो नाकाम भी हो चुकी थी। तो अपनी बीवी का फ़ोन स्विच ऑफ करके इधर उधर फेंक भी देता है। लेकिन बावजूद इसके जब पुलिस ने सख्ती बरती तो वो वीरेंद्र टूटा। लेकिन वीरेंद्र यहाँ टूटा और जो लड़की का जो परिवार था, जो मधु का जो परिवार था, उसने एक और संगीन इल्ज़ाम लगाया है वीरेंद्र पर। दरअसल परिवार का ये कहना है, मैं आपको बहन की बाइट भी सुनाऊंगा, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो वीरेंद्र है और मधु है, दोनों की शादी के बाद एक संतान भी हुई थी। उस संतान की हत्या के पीछे भी वीरेंद्र का ही हाथ है। पहले आप ये बाइट सुनिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। उनके पति हैं, उन्होंने दूसरी भी शादी कर रखी है कोई? जी, उसने दूसरी शादी की हुई है। काम क्या करते थे वो? अपनी खुद की खेती गई थी उसकी मुआवजे में, बिजली का काम करता था और खेती गई है उसकी मुआवजे में, तो करना ही क्या है उसे, पैसा तो इतना है उसके पास, उसे ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। आपकी बहन कहाँ नौकरी करती थी? गाजीबाद प्रिया बुटीक में तुरपाई का काम करती थी मेरी बहन। कोई बच्चे वगैरह भी नहीं, उसने एक लड़की थी, मार दी थी उसी ने। 16 महीने की बेटी उसने खुद मारी है अपनी। तो सुना आपने, दरअसल ये जो वीरेंद्र है, इसने अपनी पहली संतान की हत्या की कि नहीं की उसके बारे में तो पुलिस जानकारी जुटा रही है। लेकिन जिस तरीके से, जिस क्रूरता के साथ उसने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा, वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और ऐसे में उसे लग रहा था कि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि उसने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया है। उसने लाश छुपा दिया है और लाश किसी को दिखाई देगी नहीं, तो उसने तो क्राइम कभी किया ही नहीं था। लेकिन बावजूद उसके उसी के निशानदेही पर जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की, तब जाकर उसने अपना तोते जैसा मुंह खोला और उसके बाद हर एक वो चीज बताई जो आसपास खड़े जितने भी पुलिस वाले थे उन सब के रोंगटे खड़े कर रही थी। गाजियाबाद पुलिस सारे एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रही है हरिद्वार पहुंचकर, और हरिद्वार पुलिस भी गाजियाबाद पुलिस की उतनी ही मदद कर रही है। फिलहाल इस मामले में जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।